हेलो। अब क्या है, फैंटम कर रही है अपना इक्विटी डाइल्यूशन ग्रो करने के लिए। अभी हम देखते हैं कि इक्विटी डाइल्यूशन आखिर होता क्या है, इक्विटी डाइल्यूशन से हमें फायदा क्या है और नुकसान क्या है। ठीक है, तो देखते हैं। और इक्विटी डाइल्यूशन हमारे लिए बुरा क्यों है, तो सबसे पहले जानते हैं इक्विटी डाइल्यूशन होता क्या है। मान लीजिए मेरे पास कोई कंपनी है, इस कंपनी के मैं हिस्सेदार ढूंढ रहा हूं, तो इसको मैं कंपनी को डिवाइड करूंगा दो में। ठीक है, एक हिस्सेदार हो गया मैं, एक हिस्सेदार हो गया कोई और। अब मैं ये हिस्सा, दूसरा हिस्सा किसी को बेच दूंगा। ठीक है, अभी क्या हो गया, मैं हूं 50% का हिस्सेदार और वो है 50% का हिस्सेदार। अब क्या है, मैंने जो पैसे में बेचा इस कंपनी को, अब मैं उस पैसे को इस कंपनी में ही इन्वेस्ट करूंगा, इस कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए। अब मेरी कंपनी को और पैसा चाहिए, क्यों? क्योंकि ग्रो करना है। और कंपनी क्या है, कंपनी तो ये फैंटम एफएक्स ने जो पहली बार इक्विटी डाइल्यूशन किया था, ठीक है, वो तो आईपीओ ही लेके आई थी क्योंकि उसको ग्रो करना था। ये आप एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, अब ये दूसरा इक्विटी डाइल्यूशन हुआ था, क्यूआईपी करा था फैंटम एफएक्स ने। क्यों? इनको टिप्पेट स्टूडियोज खरीदना था और बाकी ऑफिसेस खोलने थे बाकी जगह। क्योंकि क्या है, इनको कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, चाइना से भी चाहिए और क्या है, मिडल ईस्ट से भी चाहिए, और टिप्पेट स्टूडियो से तो चाहिए ही चाहिए, वहां पे कनाडा से टिप्पेट स्टूडियोज के थ्रू क्या है, बाकी सबके कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं। और ये हमें भी पता है, ज्यादातर जो हॉलीवुड की मूवीज हैं वो कनाडा में बनती हैं। कनाडा में क्यों बनती हैं? क्योंकि वहां पे उनको टैक्स रिबेट बहुत अच्छा मिलता है। तो कनाडा में बनने का फायदा हमें ये होता है कि हमारे फैंटम के जो ऑफिसेज हैं वाया टिप्पेट स्टूडियोज, तो उनको ऑर्डर्स वहां से काफी अच्छे से मिलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। कंपनी ने अभी रेवेन्यू जनरेट करना शुरू नहीं करा है, रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रही, तो ठीक है, नो सेल्फ सस्टेनेबल ग्रोथ रेट, ये हम देख सकते हैं। ठीक है, अभी हमारी कंपनी के पास सेल्फ सस्टेनेबल ग्रोथ रेट नहीं है। ठीक है, अपनी ग्रोथ को वो सेल्फ सस्टेन नहीं कर सकती, खुद अपनी ग्रोथ नहीं कर सकती, इसलिए उसको क्यूआईपी करनी पड़ रही है। इसलिए हमारी कंपनी को इक्विटी डाइल्यूशन करनी पड़ रही है। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं हवा से एक और शेयर बना दूंगा, हवा से। ठीक है, अब मैं तीसरा पार्टनर ढूंढूंगा तीसरे आदमी को बेचने के लिए। ये एक शेयर मेरे पास है, एक शेयर दूसरे पार्टनर के पास, एक शेयर तीसरे के पास। मेरी कंपनी अभी सेल्फ सस्टेनेबल नहीं हुई है, जितना प्रॉफिट आ रहा है उससे ज्यादा पैसा चाहिए मुझे ग्रो करने के लिए। पहले ये आदमी था, इसने 50% शेयर लिया था कंपनी का, उसमें ये कह रहा था सबको कि मैं 50% की हिस्सेदारी है मेरी। ठीक है, अब क्या हुआ, अब जैसे ही मैंने ये शेयर बनाया हवा में और ये मैंने बेच दिया, ठीक है, तो वैसे ही अब तीन हिस्सेदार हो गए कंपनी के। ठीक है, ये 33.33% का, मैं 33.33% का, और ये तीसरा हिस्सेदार 33.33% का। अब जिसने पहले मेरे से ये हिस्सा खरीदा था, इसका हिस्सा कम नहीं हो गया? इसने पहले 50% का मालिक था कंपनी का, अब ये रह गया 33% का। अब मैं वेट करूंगा। अब क्या है, जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनका तो हिस्सेदारी कम होते जा रही है कंपनी से। अब वो वेट करेंगे कि भाई कंपनी का खुद कमाना शुरू करे, कमाना शुरू करे। अब क्या है, मेरी कंपनी ने इस साल भी इतना नहीं कमा रही कि मैं अपनी ग्रोथ पे लगा सकूं। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं एक और शेयर जनरेट कर लूंगा। ठीक है, एक और शेयर बना दिया मैंने हवा में, हवा से बना दिया। ऐसे क्या होता है, ऐसे जो ये कंपनीज होती हैं शेयर मार्केट में खासकर, इनको क्या है, इनको हवा से पैसा बनाने की आदत हो जाती है। क्योंकि कंपनी तब अच्छी रहती है जब वो सेल्फ सस्टेन कर जाए, जब वो खुद के पैसे से ही ग्रो करना सीख जाए। अगर कंपनी खुद के पैसे से ग्रो नहीं कर पा रही तो वो किस हद तक जाएगी? अब देखिए, चार हिस्से हो गए कंपनी के, है ना। अभी मैं हूं प्रोमोटर, मेरे पास है 25%। ठीक है, जो पहले जिसने खरीदा था उसके पास, अब सबके पास 25-25% का हिस्सेदारी रह गई है। ठीक है, आपको दिख रहा है ये? तो जिसने पहले शेयर खरीदा था, जिसने 50% का मालिक था इस कंपनी का, अब उसको कैसा लग रहा होगा? उसकी हिस्सेदारी अभी 50% से 25% रह गई है बस। शेयर क्विटेड। तो आप ये देखिए, जो हमारी हिस्सेदारी है वो हमने जब स्टार्ट किया था, जो पहला शेयर होल्डर था तो उसकी थी 50% इक्विटी था उसके पास, तो वो डाइल्यूट कर 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 वो 50% से गिर के पहुंच गया 25%। ठीक है,
और धीरे धीरे डाइल्यूशन किस हद तक पहुंच जाएगा कोई पता नहीं। अब कंपनी क्या है, कंपनी ने को अगर एक बार बुरी आदत लग गई, वो बुरी आदत क्या है कि अपने प्रॉफिट्स, अपने नेट प्रॉफिट को अपनी ग्रोथ में ना लगाने की, बल्कि इक्विटी डाइल्यूशन को फ्री पैसा समझने की बुरी आदत। ठीक है, एक बार कंपनी को लग गया कि वो हवा से पैसा बना सकती है, ठीक है, तो क्या है, हर बार वो वही कोशिश करेगी। तो हमें ये देखना है कि फैंटम एफएक्स किस हद तक जाती है। अभी तो क्या है, नई कंपनी है, ठीक है, अभी तो इक्विटी डाइल्यूशन कर लेगी ग्रो करने के लिए, पर वो ये देखना पड़ेगा कि वो एंड कहाँ होगा इस इक्विटी डाइल्यूशन का। अभी होता है, अगले 1-2 साल बाद होता है, बाद में फिर कभी होता है। तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल देता हूं, इक्विटी डाइल्यूशन काम कब करता है। कभी तो काम करा होगा इक्विटी डाइल्यूशन ने। इक्विटी डाइल्यूशन का फायदा कब होता है, ठीक है। अब ये कंपनी सबको पता है, Amazon, ठीक है। अब ये मैं इक्विटी डाइल्यूशन का एक एग्जांपल दूंगा जहां पे फायदा होता है इक्विटी डाइल्यूशन में। ये चीज किसी को समझ नहीं आती, पर ये चीज समझनी बहुत जरूरी है कि अगर कंपनी क्या है एक्सेस ऑफ ग्रोथ दिखा रही है कि हर साल 100%, 50% बढ़ रही है, तब तो ठीक है, क्योंकि तब क्या है, एंड ऑफ द डे आपका 10 साल बाद जाकर रेवेन्यू ग्रोथ ही इतनी हो जाएगी कि आपका जो शेयर की वैल्यू रहेगी ना, लास्ट में ये जो 50% का शेयर खरीदा था, जिसने पहला इन्वेस्टर जो घुसा था, उसका मान लीजिए लास्ट में उसके जाके इक्विटी इतनी डाइल्यूट हो जाती है कि इसका बचता है सिर्फ 5%, ठीक है, पर इसका 5% भी उससे कहीं ज्यादा होगा जितना इसने पहले 50% ऑफ द कंपनी पाने के लिए पे किया था। तो इस एग्जाम्पल में मैं उदाहरण देता हूं Amazon का। तो Amazon के फाउंडर थे जेफ बेजोस, ये सबको पता है, ठीक है। तो अब फाउंडर के पास आपको क्या लगता है कितने परसेंट शेयर होंगे कंपनी के, जिसने बनाई थी कंपनी, ठीक है, स्टार्टिंग में बनाई थी जब 1995-96 में, तो उनके पास पूरी कंपनी ही उनकी थी, क्योंकि खुद के पैसे लगाए थे। कितने? 100% शेयर थे, ठीक है। लास्ट में अभी 2020 के बाद जेफ बेजोस के पास कितने शेयर बचे होंगे सोचिए। उनके पास टोटल इक्विटी बची थी खुद की 10%, ठीक है। इक्विटी डाइल्यूशन कर कर जो उसका फाउंडर था, जिसने वो कंपनी बनाई थी, उसके पास ही बची 10%, ठीक है। कहां 100%, कहां 10%। पर अब जेफ बेजोस कहेंगे नहीं यार, मेरे पास तो सिर्फ 10% ही है, पूरी कंपनी मेरी है, ये तो गलत बात है। नहीं, जेफ बेजोस कहेंगे ठीक है, मेरे लिए 10% भी बहुत है। क्यों? अरे 2 से 3 ट्रिलियन की तो वो कंपनी हो गई है, ठीक है। जब जेफ बेजोस ने शुरू करी थी वो कंपनी है, तब वो 50 लाख रुपए की कंपनी शुरू नहीं करी थी, ठीक है। जब अमेजोन जब शुरू करी थी तो 50 लाख रुपए से कम की थी, ठीक है। जो 50 लाख रुपए जेफ बेजोस ने इन्वेस्ट करे थे, उनकी कीमत हो गई है अभी, मुझे तो इतना कैलकुलेशन करना भी नहीं आता, कितना, 20 लाख करोड़ रुपए, 20 लाख करोड़ रुपए से ऊपर, कम नहीं, ऊपर, ठीक है। मतलब ये मान लीजिए अगर 20 लाख रुपए लगाए थे शुरू करने के लिए, तो 20 लाख करोड़ रुपए, अब इसकी तो कंपाउंडिंग भी बोल जाओगी कितनी हुई होगी, ठीक है। उन्होंने, अमेजोन के जेफ बेजोस ने $100,000 लगाए थे, तो वो 200 बिलियन, 250 बिलियन से ऊपर हो चुके हैं, जबकि उनकी बीवी आधा पैसा लेगी तलाक में उसके बाद। तो आप ये देख सकते हैं कि इक्विटी डाइल्यूशन अच्छी कैसे होती है अगर कंपनी लगातार ग्रोथ दिखा रही है। अब हमें अपने फैंटम में देखना है, क्या तुम उतनी ही ग्रोथ दिखा रहे हो, या 10 से 15% ग्रोथ के लिए हमारी इक्विटी डाइल्यूट करे जा रहे हो, है ना। आगे जाकर अगर तुम कंपनी को बचा लोगे, ठीक है, कंपनी आगे जाके प्रॉफिटेबल हो जाएगी, तो हमें भी पैसा मिलेगा, ठीक है। शेयर होल्डर का पैसा तो अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा तभी बनेगा, ठीक। ये आपको पक्का देखना है कि अर्निंग पर शेयर होता है एक, तो वो ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। अगर वो नीचे जा रहा है, रेवेन्यू कंपनी का कितना ही बढ़ जाए, अगर आपका शेयर आपको कमा के कम 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 दिए जा रहा है, तो आपका कोई फायदा नहीं है कंपनी में। तो हम फैंटम के सीईओ से यही उम्मीद करेंगे कि इक्विटी डाइल्यूट कर रहे हैं, वो कंपनी को बढ़ा रहे हैं, बढ़ाओ भाई, खूब अच्छे से बढ़ाओ,
पर हमें बाद में रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ भी इतनी चाहिए कि हमारे शेयर जो डाइल्यूट हो रहे हैं धीरे धीरे कर कर, इनकी वैल्यू भी बढ़े। अगर अब हमें देखना है कि गलत कैसे हो सकता है। कंपनी सेल्फ सस्टेनेबल नहीं होती है तो एंड ऑफ द डे जाकर ये भी हो सकता है कि खुद से ग्रो करना कभी कंपनी ने सीखा ही नहीं, तो कंपनी इक्विटी डाइल्यूशन इस हद तक कर दे कि नए इन्वेस्टर ही ना मिले उसको डाइल्यूट करने के लिए। अब क्या है, ये 4 थे हमारे पास, ठीक है, अब 5वां जब मैं आएगा कि भाई और पैसा नहीं है मेरे पास और नया पैसा बनाने के लिए, हवा से पैसा बनाने के लिए, अब 5वां शेयर बना दिया मैंने, अब मैं बेचने जाऊंगा कोई मिलेगा नहीं मुझे खरीदने वाला, क्योंकि वो कहेगा यार तू तो इक्विटी डाइल्यूट ही करता रहता है, ठीक है, तेरी कंपनी की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि तो जितनी वैल्यू मैं अभी दूंगा वो और डाइल्यूट हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो कंपनी की हिस्सेदारी कम होती जा रही है मेरी, तो कोई खरीदने वाला नहीं होगा। तो कंपनी की रेस इससे रहती है कि वो सेल्फ सस्टेनेबल पहले होगी या इक्विटी डाइल्यूशन इस हद तक हो जाएगी कि कंपनी ही डूब जाएगी। तो ये जानना बहुत जरूरी है हमें इक्विटी डाइल्यूशन के लिए, ठीक है। और बहुत कंपनियां क्या है इसको फ्री मनी ना समझें, इक्विटी डाइल्यूशन बहुत ही महंगा सौदा पड़ता है उनके शेयर होल्डर्स के लिए, तो ये जानना कंपनीज के लिए बहुत जरूरी है और इन्वेस्टर्स के लिए बहुत जरूरी है कि जहां पे इक्विटी डाइल्यूशन इस हद तक हो जाता है वहां आपकी कंपनी डूब भी सकती है। तो हमें ये पक्का देखना है कि कंपनी हमारी सेल्फ सस्टेनेबल ग्रोथ करना सीख जाए, अपने प्रॉफिट को आगे रेवेन्यू ग्रो करने के लिए लगाना सीख जाए, अपने प्रॉफिट से अपने कर्जे उतारना सीख जाए। जितना वो जल्दी से जल्दी सीखेगी उतना ही हमारी कंपनी को आगे जाकर प्रीमियम वैल्यूएशन मिलेगा, तभी तो हमारी कंपनी आगे बढ़ेगी, ठीक है। उतना ही प्रीमियम वैल्यूएशन बढ़ेगा हमारी कंपनी का, उतना ही इक्विटी डाइल्यूशन कम होगा, क्योंकि एक्स्ट्रा पैसे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अपने प्रॉफिट से ही कमा के लगाएगी। तो हम अपनी कंपनी से उम्मीद करेंगे कि वो यही काम करे, इक्विटी डाइल्यूट कर ले अभी फिलहाल, पर उसके लिए हमें आगे रेवेन्यू ग्रोथ भी चाहिए। और इसके लिए मैं यही कहूंगा कि जितनी चादर है उतने ही पैर पसारिए, उतने पैर पसारिए जितनी चादर होए, ठीक है। बाकी आगे देखते हैं। और क्या है, अगर कुछ समझ आया हो तो देखने के लिए लाइक बटन जरूर दबाइए और सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। बाकी आगे देखते हैं, आगे भी फैंटम पे वीडियोस बनाते रहेंगे। बाय बाय।